ओके। तो फाइनेंशियल डैशबोर्ड में कुछ चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि उसकी फॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से होनी चाहिए। उसके अलावा जो हमारे पास टॉपिक्स हैं वो छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं। आई मीन उसपे 10-10 15-15 मिनट की जो है वो डिस्कशंस हैं। जस्ट लाइक बिज़नेस एथिक्स के ऊपर हम बात करेंगे, टीम मैनेजमेंट के ऊपर हम बात करेंगे। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो कुछ हमने फाइनेंशियल पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड जो है वो अ, 2 आई थिंक 1-2 सेशंस पहले उसको बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था कि क्या-क्या केपीआईज़ हैं और किस तरीके से उसको मैनेज किया जा सकता है। ठीक है? जो एक एज़ अ बिज़नेस मैनेजर या एज़ अ पीपीसी मैनेजर कुछ चीज़ें वहाँ पे एडॉप्ट की जा सकती हैं, तो वो भी हम चेक आउट करेंगे कि वो किस तरीके से हम उनके वेरिएंस एनालिसिस या फाइनेंशियल एनालिसिस जो है वो बिल्ड अप कर सकते हैं और उसकी बेसिस पे अपनी परफॉर्मेंस जो है उसको बेहतर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है? सो सबसे पहले हम आ जाते हैं थोड़ा-सा अच्छा इन सारे टॉपिक्स को कवर अप करने के बाद जो ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस वगैरह आए थे, जो रिगार्डिंग वो फ्रीलांसिंग है कि सैलरी वगैरह क्या होनी चाहिए एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। सो उनको हम कोशिश करेंगे कि लेटर ऑन सेशन के एंड में जो है वो कवर अप कर लें। अच्छा जी, ओके। ओके, सो मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? जी अनफाल भाई। ओके। सो अच्छा एक डैशबोर्ड बेसिकली डैशबोर्ड इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ विजुअलाइज्ड रिपोर्ट एक समराइज़ रिपोर्ट कह सकते हो आप इसको, कि जहाँ पर जो आपके की डाटा पॉइंट्स हैं या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, वो कलेक्टिवली आपको उस पर्टिकुलर स्क्रीन पे डैशबोर्ड पे जो है वो एक कलेक्टिव इमेज में या एक कलेक्टिव फॉर्म में जो है, वो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? फिर उसकी मल्टीपल लेयर जो है वो आई मीन वहाँ पर डेवलप की जा सकती हैं बट इटसेल्फ कोशिश ये होती है कि वो एक ही लेयर आई मीन एक ही व्यू में जो है वो हम तमाम इन्फॉर्मेशन जो कि इम्पोर्टेंट है, उसको हम कन्वे कर दें, ठीक है? सो उसका एक सिम्प्लिफाइड वर्ज़न जो है वो हम बनाने की कोशिश करते हैं। उसमें बहुत सारे आई मीन अगर हम अमेज़न स्पेसिफिक एग्ज़ाम्पल ले लें इन टर्म्स ऑफ पीपीसी भी, इन टर्म्स ऑफ जो ऑर्गेनिक वाली साइड है उसकी भी। सो वहाँ पर बहुत सारी डाटा सेंट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद होती हैं। अगर आप इन टर्म्स ऑफ सेल्स देख लें कि नंबर ऑफ ऑर्डर डे टू डे बेसिस पे क्या आ रहे हैं, डे टू डे बेसिस पे आपका स्पेंड कितना हो रहा है, क्या कन्वर्जन्स आ रही हैं, क्या कितने कीवर्ड रैंक हैं, क्या आई मीन सीपीसी क्या है, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। ठीक है? बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है मौजूद है और अगर उसकी अ जो विजुअलाइज़ेशन है और जो उसकी प्रेज़ेंटेशन है वो यूज़र फ्रेंडली ना हो, तो वो बहुत ज़्यादा वो ओवरवेलमिंग हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेबी अब अगर आप में से अगर कोई बूट कैंप स्टूडेंट रहे हैं एक्सट्रीम कॉमर्स के, तो आपने शायद देखा हो कि वो जो ट्रिपल वन के रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स हैं। अब वो ट्रिपल वन के रिपोर्टिंग फॉर्मेट जो है, जिसमें वो एक एक टेक्सचुअल रिपोर्ट होती है, जिसमें डे टू डे बेसिस पे जो है ऑर्डर्स की इंफॉर्मेशन जो आ रही होती है, ठीक है? अब वो डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा टेक्स्ट ओरिएंटेड है, ठीक है? और उसमें मसला ये होता है कि अगर कोई यूज़र उससे उसके साथ फ़ैमिलियर नहीं है, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन को एब्ज़ॉर्ब करना। क्यों? क्योंकि वो उसका प्रेज़ेंटेशन स्टाइल जो है वो इस तरीके का है कि वो अ प्रॉब्लम वहाँ पर होता है कि वो एक नया यूज़र उस चीज़ को जो लेट्स से उसने स्टडी नहीं किया उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को, तो उससे वो प्रॉब्लम होता है उस चीज़ को एब्ज़ॉर्ब करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में और उसकी बेसिस पे कोई कंक्लूजन निकालने में, ठीक है? तो इसका मेनली पर्पज़ जो है वो डैशबोर्ड बिल्डअप करने का वो हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? वो हम अपनी क्लाइंट रिपोर्टिंग में यूज़ कर सकते हैं, क्लाइंटेल्स के लिए रिपोर्टिंग करते रहना, उनके साथ कम्युनिकेशन करते रहना, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो उसके लिए अगर हम डैशबोर्ड्स डेवलप कर लें फॉर स्पेसिफिकली फॉर क्लाइंट पर्पसेज़ सो अ, वो ये होगा कि हमारे लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है वो बिल्डअप कर पाएँगे और उसकी बेसिस पे हम तमाम वो केपीआई जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, वो हम उसको कन्वे भी कर पाएँगे, ठीक है? सो उसके पास भी एक जो विजुअलाइज़ेशन है आपके आपकी काम की, आपकी परफ़ॉर्मेंस की, वो उस डैशबोर्ड के थ्रू जो है वो उसकी नीड जो है वो फुलफ़िल हो जाती है वहाँ पर।
दूसरी तरफ हम इंटरनली भी अपनी परफॉर्मेंस, अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस, अपनी ओवरऑल एजेंसी की परफॉर्मेंस, लेट्स से कि हम फाइनेंशियल डैशबोर्ड्स की तरफ जा रहे हैं, और सो हम अपनी एजेंसीज़ के लिए, अपने ऑफिसेज़ के लिए, अपनी पर्सनल फाइनेंसेस के लिए, अपनी टीम की परफॉर्मेंसेस के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो आई मीन जो कोई डैशबोर्ड है या कोई रिपोर्ट है वो टोटली नंबर यानी फाइनेंशियल डाटा की बेसिस पे ओरिएंटेड हो। वो नॉन फाइनेंशियल डाटा की बेसिस पे भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल कि वो आपका एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस का एक डैशबोर्ड है। वहाँ पर आप ये चीज़ें गैदर कर रहे हो कि कितने-कितने टास्क कंप्लीट किए, उसका किसने टास्क जो है वो विद इन डेडलाइन जो है वो अचीव कर लिए, कितनों के डिलेज़ हुए, क्या एफिशिएंसी रेट था, ठीक है? किसने कितनी प्रोडक्ट हंट की हैं, वो एटसेट्रा, एटसेट्रा। आई मीन जो भी आप काम कर रहे हो उसकी बेसिस पे आप नॉन फाइनेंशियल डैशबोर्ड्स भी जो है वो डेवलप कर सकते हो। सो ये तो इसकी यूटिलाइज़ेशन या यूसेज जो है वो हमने कवर अप कर ली कि कहाँ-कहाँ पर डैशबोर्ड्स को जो है वो यूज़ किया जा सकता है। सो इन तमाम यूजेस को सामने रखते हुए जब भी हम यानी अगर हम डैशबोर्ड बनाने की तरफ जा रहे हैं या डिज़ाइन करने की तरफ जा रहे हैं, सो उसका मैंने एक उसको सिम्प्लीफाई इस तरीके से किया है कि उसके 5 बेसिक्स स्टेजेस हैं, और अगर आप उस 5 स्टेजेस को फ़ॉलो करोगे तो आप एंड रिज़ल्ट तक ईज़िली जो है वो पहुँच जाओगे, ठीक है? सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव, कि आप जो भी डैशबोर्ड डिज़ाइन कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अब ऑब्जेक्टिव में अ, 2 चीज़ें, 2 फैक्टर्स जो हैं वो आपने कंसिडर करने हैं। एक कि उसकी ऑडियंस क्या है? क्या वो ऑडियंस आपके क्लाइंटेल हैं, यानी वो आप एक्सटर्नल रिपोर्टिंग की तरफ जा रहे हैं? यानी ऐसे यूज़र्स, ऐसी ऑडियंस है जो कि आपकी विद इन द कंपनी नहीं है, वो आप एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए एक डैशबोर्ड जो है वो डेवलप करना चाह रहे हो। या वो फिर इंटरनल है, यानी आपकी आपकी टीम से रिलेटेड परफॉर्मेंस पे, या आपकी इंटरनल ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस पे, या एजेंसी की परफॉर्मेंस पे, एक्सेट्रा। तो ये पहले डिफाइन करना होगा आपको कि उसकी ऑडियंस जो है ऑब्जेक्टिव में उसकी ऑडियंस क्या है। दूसरा कि उस पर्टिकुलर ऑडियंस का टेक्निकल लेवल जो है वो क्या है। हमेशा देखिए, एक चीज़ प्रेज़ेंटेशन के लिए हमेशा एक चीज़ अ आपको उसको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा, वो ये कि आपकी प्रेज़ेंटेशन जो है वो ऑडियंस के लिए ईज़ी टू अब्ज़ॉर्ब, ईज़ी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, जो भी उसकी रेलेवेंट ऑडियंस है। तो आपने हमेशा उसकी स्किल सेट को, कोई भी रिपोर्ट बनाते हुए जो आप अपनी ऑडियंस को प्रेज़ेंट करने वाले हो, उसको उसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करना, और उसको जितना सिम्प्लिफाइड वे में आप उसको प्रेज़ेंट कर सकते हो, उतनी आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो आप उसको उसको एक सिम्प्लिफाइड वर्ज़न जो है वो उसका डेवलप कर सकें उस पर्टिकुलर रिपोर्टिंग का। सो ऑडियंस क्या है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, और उसका लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ क्या है? क्या वो टेक्निकली साउंड है जिस पर्टिकुलर डोमेन में आप काम कर रहे हैं? क्या उनको उसकी टेक्निकल नॉलेज जो है वो मौजूद है उनके पास? या अगर वो नहीं है तो फिर हमें एक सिम्प्लिफाइड वे में, जैसे हम एक लेमैन अप्रोच के तौर पे जो है उनको सॉर्ट ऑफ कन्वे करें उन चीज़ों को। सो वहाँ पर हमें उनको उस तरीके से जो है वो एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है? सो एक तो इंटरनल एक्सटर्नल आ गया कि किनके लिए रिपोर्टिंग, ऑडियंस, टारगेटेड ऑडियंस क्या है, उनकी टेक्निकल नॉलेज क्या है। और अब जो ऑब्जेक्टिव है कि जो थर्ड पॉइंट होगा ऑब्जेक्टिव का, कि आपने, मैं बल्कि यहाँ पर लिख भी लेते हैं, ठीक है? ताकि थर्ड स्टेज पे जो आपका आई मीन जो ऑब्जेक्टिव को मेन रीज़न है, पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग जो है या पर्पस ऑफ डैशबोर्ड आप इसको कह लें, कि वो क्या है, क्या एलिमेंट जो है, आप क्या इन्फॉर्मेशन जो है इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड के थ्रू जो है वो कन्वे करना चाह रहे हो, ठीक है? सो वो इम्पोर्टेंट फैक्टर आ जाएगा कि वो
ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है, किस पर्पस के लिए आप वो डैशबोर्ड जो है वो डेवलप करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो वंस हमने अपना डैशबोर्ड जो है वो उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफाइन कर लिया, फॉर एग्जांपल कि हमने एक पीपीसी डैशबोर्ड जो है वो डेवलप करना है, और वो डैशबोर्ड जो है वो हमने क्लाइंट रिपोर्टिंग के लिए जो है वो डेवलप करना है, फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर हमें पीपीसी से रिलेटेड की आई मीन जो इन्फॉर्मेशन जो है वो पास ऑन करनी है, और क्लाइंट को क्योंकि पास ऑन करनी है तो हमने कोशिश करना है कि उसको जितना हम लेस टेक्निकल रख सकें तो उतना हम उसको सिंप्लीफाइड वर्जन में उसको डेवलप कर सकें, ठीक है। सो वंस हमने ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफाइन कर दिया, नेक्स्ट स्टेप इज कि आपने उस ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए उसकी पर्टिकुलर केपीआई जो है वो आइडेंटिफाई करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर हमने जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो पीपीसी डैशबोर्ड है, ठीक है। सो अब पीपीसी डैशबोर्ड में आप क्या-क्या इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर डैशबोर्ड में इंक्लूड करना चाहते हैं, कौन-कौन से केपीआई जो हैं वो आप उसमें मेंशन करना चाहते हैं, उसकी किस तरीके से आई मीन उस वो एक हिस्टोरिकल वे में आनी चाहिए, या वो एक डे टू डे बेसिस पे आप रिपोर्टिंग, यानी आपका डे आई मीन रिपोर्टिंग साइकिल जो है वो क्या होगा, वो मंथली बेस्ड रिपोर्टिंग है या वो वीकली बेस्ड रिपोर्टिंग है या वो डेली बेस्ड रिपोर्टिंग है। तो यहाँ पर आपके केपीआईज का जो टाइम पीरियड है या टाइम फ्रेम है वो भी उसकी बेसिस पे चेंज हो जाएगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग जो है वो क्या है। मंथली है तो मे बी आप पूरे मंथ का डाटा जो है वो उस पर्टिकुलर केपीआई में कवर अप कर रहे हो, अगर वो वीकली है तो मे बी आप पूरे वीक का कवर अप कर रहे हो, और अगर वो डेली है तो फिर हम डेली डाटा जो है वो उस पर्टिकुलर केपीआई में जो है वो कवर अप कर रहे होंगे। सो उस पर्टिकुलर रिपोर्ट का टाइम फ्रेम, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी बेसिस पे उसका टाइम फ्रेम जो है वो रिलाई कर रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ पर लेट्स से कि हमने पीपीसी डैशबोर्ड जो है वो डेवलप करना है, ऑब्जेक्टिव हमारा ये है, और हमने केपीआई डिफाइन करने हैं। तो हमने पूरा आपने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो ये करना है कि जितने केपीआईज़ आपको लगता है कि ये केपीआईज़ जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, आपको वो तमाम केपीआईज़ जो हैं वो लिस्ट डाउन करने हैं। ये मैंने पहले से किए हुए हैं। सो यहाँ पर आई मीन इसमें एकॉस भी इंक्लूडेड है, इसमें सीपीसी भी इंक्लूडेड है, इसमें सीटीआर है, कन्वर्जन रेट है, ठीक है। इसमें टैकोस, आरओएस, पीपीसी ऑर्डर, ब्रांड कंसिडरेशन, स्पेंड, सेल्स वेलोसिटी, इन्वेंटरी कितनी है, रिटर्न रेट क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट, मार्केट शेयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जितनी इन्फॉर्मेशन अभी तक हम बहुत सारे एरियाज़ को कवर अप करते हुए आए हैं, हमने सेल फोरकास्टिंग देखा है, हमने कॉम्पिटिशन स्कोर कार्ड देखा है, हमने ट्रैफिक ट्रैकर देखा है, हमने बेंचमार्किंग देखी है, हमने बिड सेंसिटिविटी देखी है। अब हमारे पास बहुत सारे डाटा पॉइंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, डाटा सोर्सेज़ जो हैं वो अवेलेबल है। सो उन तमाम को सामने रखते हुए आप अपनी फॉर्मेशन जो है वो अपने केपीआईज की लिस्ट जो है वो ड्रॉ डाउन करेंगे कि कौन-कौन से केपीआईज जो हैं वो आप अपनी रिपोर्ट्स में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। वंस वी डू दैट, और उसमें आई मीन बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें, सर्च टर्म रिपोर्ट के ऑडिट्स भी आ जाएँगे, ठीक है, कि हम ऑडिट से रिलेटेड डाटा जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सो वो बहुत सारे एलिमेंट जो हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। सो हमने लिस्ट क्रिएट कर ली अपने जितने भी अवेलेबल केपीआईज हैं, या जो हमारे जहन में आ रहे हैं, चाहे वो हमें उसका नहीं पता कि वो हम उसको उसका डाटा जो है वो कहाँ से गैदर करेंगे, लेकिन एक केपीआई है जो कि हम चाहते हैं कि हम अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करें या अपनी रिपोर्टिंग में उसको इंक्लूड करें, तो वो तमाम केपीआई जो है वो हम लिस्ट कर लेंगे, ठीक है। वंस हमने सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लिया अपना, कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव की बेसिस पे केपीआईज़, जो रेलेवेंट केपीआईज़ हैं, वो हमने लिस्ट डाउन कर लिए। अब हमने आइडेंटिफ़ाई करना है कि इन केपीआईज़ को ड्राइव करने के लिए डाटा सोर्सेज़ क्या होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम दोबारा अपनी लिस्ट पे जाते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने यहाँ पर एकोस का एक केपीआई, यानी मैं चाह रहा हूँ कि मेरे डैशबोर्ड में एकोस जो है वो एक एज़ अ केपीआई जो है वो उसका पार्ट हो, ठीक है। अब एकोस मुझे कहाँ से मिल सकता है, उसका सोर्स डॉक्यूमेंट जो है वो क्या हो सकता है, वो हमारी सर्च टर्म रिपोर्ट है। सर्च टर्म रिपोर्ट में हमारे पास हर सर्च टर्म के अगेंस्ट भी और कलेक्टिवली भी हर कैंपेन के अगेंस्ट भी हर तरह का डाटा जो है वो वहाँ से हमें मिल सकता है। तो उसकी बेसिस पे हम हर सेगमेंटेशन का एकोस जो है वो वहाँ से ड्राइव कर सकते हैं।
इसी तरीके से CPC है, CTR है, कन्वर्जन रेट है, जो भी PPC से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सर्च टर्म रिपोर्ट में अवेलेबल है वो हम वहाँ सारी रिपोर्ट जो है किसी भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो वो हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट हो जाता है कि सॉरी कि इन पर्टिकुलर केपीआई से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन जो है मुझे सर्च टर्म रिपोर्ट से मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से कुछ केपीआई जो है वो हो सकता है कि मुझे सर्च क्वेरी यानी लेट्स से ब्रांड कंसिडरेशन है। ब्रांड कंसिडरेशन इज कि जब हम अपनी जो सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट के ऊपर काम कर रहे थे तो वहां पर हमने कंसिडरेशन रेट जो है वो चेकआउट किया था। सो वहां से हम सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट की बेसिस पे वो इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर ड्राइव करवा सकते हैं अगर तो हम एज अ केपीआई इसको इंक्लूड करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से स्पेंड है वो सर्च टर्म की रिपोर्ट है। सेल्स वेलोसिटी, अब सेल्स वेलोसिटी में हमारी ऑर्गेनिक सेल्स भी हैं, उसमें हमारी PPC सेल्स भी हैं। सो अब कलेक्टिवली सेल्स हमें कहाँ से मिल सकती है? अगर हम सर्च टर्म रिपोर्ट की तरफ जाते हैं तो वो तो ऑब्वियसली हमें से PPC का डाटा जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। सो वहां पर हमें बिजनेस रिपोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा। इन्वेंट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम डालना चाहते हैं, वो हमें FBA इन्वेंट्री की तरफ जाना पड़ेगा। रिटर्न से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं, सो उसका सोर्स डॉक्यूमेंट जो है वो रिटर्न रिपोर्ट होगा, यानी वो इंफॉर्मेशन कहीं और से जो है वो हमें नहीं मिल सकती है। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट कॉस्ट है, मार्जिन हैं। सो ये इंफॉर्मेशन हमारी लाट से जो हमारी सोर्सिंग शीट है या PDB शीट्स हैं या प्रोडक्ट लॉन्चिंग से पहले हमने कोई कॉस्टिंग से रिलेटेड कोई शीट्स वगैरह बनाई हुई हैं, सो वो इंफॉर्मेशन जो है वो हमें यहाँ से मिल सकती है। इवन हमारा हमने इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को अपनी सेल फोरकास्ट में भी यूज़ किया था और वहाँ पर भी हमने ये इंफॉर्मेशन जो है वो पुट इन की थी। सो हमारे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, सो अब इन तमाम केपीआईज के अगेंस्ट, अच्छा यहाँ पर एक जो और मेंशन कर दूं मैं कि रैंकिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है, अब ये इंफॉर्मेशन जो है वो हम डायरेक्टली सेरेब्रो से भी ले सकते हैं। ठीक है, हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट जो है वो सेरेब्रो भी हो सकता है। इसके अलावा हम रैंकिंग मतलब हमने ट्रैफिक ट्रैकर जो है वो डेवलप किया था, इसी तरीके से हम रैंकिंग का ट्रैकर भी जो है वो डेवलप कर सकते हैं कि हम डे टू डे बेसिस पे जिस तरीके से हम ब्रांड एनालिटिक्स का डाटा जो है यहाँ पे पुट कर रहे थे जस्ट टू चेक आउट आर ट्रैफिक ऑन डे टू डे बेसिस, हम उसी तरीके से रैंकिंग का ट्रैकर भी जो है वो बिल्डअप कर सकते हैं कि डे टू डे बेसिस पे या वीकली बेसिस पे हमारी कीवर्ड्स पे क्या पर्टिकुलर रैंक जो है वो वहाँ पे मौजूद है और उसकी बेसिस पे हम वो इंफॉर्मेशन अपनी डैशबोर्ड का पार्ट भी बना सकते हैं कि अगर हम उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट यानी अपने रैंकिंग ट्रैकर को अगर उसको हम प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हैं तो वो भी वहाँ पर हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट जो है वो हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब सोर्स डॉक्यूमेंट हमने आइडेंटिफाई कर लिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, कि हमने KPIs आइडेंटिफाई किए। अब उसके बाद जो है वो हमने अपने, ये मैं यहाँ पर इसको A मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, ये B हो गया, स्टेप हो गया। अब आ जाते हैं C के ऊपर कि जो हमारी सोर्स डाटा सोर्स है उसमें भी मल्टीपल आई मीन दो स्टेजेस आप कह सकते हैं कि दो स्टेजेस हो सकती हैं। ठीक है, कि एक तो डाटा को गैदर करने के लिए एक तो सोर्स हमने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, वन इज टू आइडेंटिफाई द सोर्स कि ये डाटा जो उस पर्टिकुलर KPI को ड्राइव करने के लिए हमें चाहिए तो उसका सोर्स क्या है। ठीक है, दूसरा जो है वो उस पर्टिकुलर डाटा की रीमॉडलिंग है या मॉडलिंग है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर सोर्स डॉक्यूमेंट में वो इंफॉर्मेशन उसी तरीके से अवेलेबल हो जिस तरीके से आप उसको प्रेजेंट करना चाहते हो। ठीक है, सो वहाँ जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम अपने किसी ऑर्डर रिपोर्ट पे जाते हैं
सो ये हमारा एक्चुअल जो उसकी प्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से है कि यहाँ पर डाटा जो है वो रॉ फॉर्म में तो इस तरीके से अवेलेबल होगा। अब हो सकता है कि ये इस पर्टिकुलर फॉर्म में जो डाटा मेरे पास अवेलेबल है वो मेरे लिए यूजेबल ना हो इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग, और यहाँ पर मुझे ज़रूरत हो कि मैं इस पर्टिकुलर डाटा को रीमॉडल करूँ और इसको एडजस्ट करूँ अपनी केपीआई की कैलकुलेशन से के अकॉर्डिंगली और उसकी प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली कि मैंने उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऑडिट परफॉर्म करने के लिए भी उसको बहुत सारी डाटास को रीमॉडल किया था। उनकी प्रेजेंटेशन जो है वो हमने कलेक्टिवली देखना स्टार्ट की। सो फॉर एग्जांपल कि मुझे किसी पर्टिकुलर सर्च टर्म के अगेंस्ट जो है वो डाटा चाहिए, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर सर्च टर्म पे कितने इंप्रेशंस और क्लिक्स आए हैं, ठीक है। तो अब ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अगर मैं यहाँ से गैदर करता हूँ, ऑल्दो कि यहाँ से भी हो सकती है, बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे तो हो सकता है कि वो पर्टिकुलर कीवर्ड जो है वो मल्टीपल कैंपेन से टारगेट हो रहा हो, मल्टीपल डेट्स में टारगेट हो रहा हो। सो वो डाटा जो है वो सेग्रीगेटेड नजर आ रहा होगा। सो उसको मैंने रीमॉडल करके हमने यहाँ पे क्या किया कि उसको कंसोलिडेट कर दिया, ठीक है। अब ये कंसोलिडेटेड डाटा जो है वो मैं अपनी डैशबोर्ड में जो है वो उसको विजिबल कर सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर सर्च टर्म के अगेंस्ट जो है वो मुझे इतने इंप्रेशंस और इतने क्लिक्स आए हैं विद इन दैट टाइम फ्रेम, जिस टाइम फ्रेम में हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर डाटा सोर्स आइडेंटिफाई करने के बाद सम टाइम हमें डाटा रीमॉडलिंग की ज़रूरत जो है वो पड़ सकती है, और उसको एक पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में या उसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में लेके आने की ज़रूरत हो सकती है। उसमें आप पिवट्स यूज़ कर सकते हो, उसमें आप फार्मूलाज यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आप टेबल्स यूज़ कर सकते हो। हमने ये मेथड जो है वो आई मीन ऑडिट में भी परफॉर्म किए हैं। हमने अपने डे पार्टिंग वाले एलिमेंट में वहां पर भी हमने पिवट जो है वो यूज किए, हमने पूरे पूरे डाटा जो है वो रीमॉडल किए हैं, ठीक है। सो वहां पर इस वजह से मैं उसकी दोबारा आई मीन उन चीज़ों की रिपीटेशन में नहीं जाऊंगा कि हमने डाटा को किस तरीके से रीमॉडल किया जा सकता है। हम पिछले जितने भी ऑडिट्स वगैरह और सेल फोरकास्टिंग ये सारी जो है वो रीमॉडलिंग है, एक रॉ डाटा को एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, दैट इज पर्टिकुलरली रीमॉडलिंग ऑफ दैट डाटा, और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करना एक डिफरेंट प्रेजेंटेशन स्टाइल में। सो उसको हम रीमॉडल करते हुए आ रहे हैं। सो आई बिलीव कि अगर आप उसको गो थ्रू करना चाहो तो आप वो मेथड जो है वो दोबारा चेकआउट कर सकते हो थ्रू दो सेशंस। सो यहाँ पर वंस हमने सोर्स आइडेंटिफाई कर लिया, उनकी उनको उनकी रीमॉडलिंग करके हम उनको इस फॉर्म में ले आए कि हाँ उसको हम एज अ केपीआई जो है वो यूज कर सकते हैं, या अपनी केपीआई की कैलकुलेशन के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं। सो उसके बाद जो हमारा फोर्थ स्टेप रह जाता है दैट इज द विजुअलाइजेशन पार्ट। अच्छा, विजुअलाइजेशन पार्ट में क्या है कि फॉर एग्जांपल कि अ, जैसे कि मैंने एक अभी ट्रिपल वन की एक रिपोर्टिंग की एग्जांपल दी कि उनकी एक टेक्सचुअल रिपोर्ट है, ठीक है। उसमें डे टू डे बेसिस पे ऑर्डर्स जो है वो आ रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है वो मेंशन है। अब वो एक ऑडियंस के लिए या एक पर्टिकुलर यूजर के लिए वो ओवरवेलमिंग डाटा हो जाता है। सो उसको सिंप्लीफाइड कैसे किया जा सकता है कि लेट्स से कि मैं उस पर्टिकुलर डाटा को यानी उस पर्टिकुलर ऑर्डर की जो इंफॉर्मेशन है उसकी कम्युनिकेशन यानी उसको किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, मैं उसकी फॉर्मेशन जो है वो चेंज कर दूँ, ठीक है। मैं उसको टेक्सचुअल फॉर्म से कन्वर्ट करके मैं उसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो बना दूँ, जस्ट लाइक अ सॉर्ट ऑफ जैसे हमें एक पीपीसी का कैंपेन मैनेजर वगैरह में जो एक चार्ट नज़र आ रहा होता है। सो अब जैसे ये चार्ट नज़र आ रहा है, यहाँ से आई मीन ये मुझे ये डाटा जो है वो इतना सॉर्ट ऑफ ओवरवेलमिंग नहीं लगेगा जितना कि अगर यही डाटा जो है मुझे टेक्सचुअल फॉर्म में आ रहा हो कि इस दिन इतना अक्रॉस था, इस दिन इतनी सेल्स हुई, इस दिन फला फला डेट को जो है वो इतने नंबर ऑफ ऑर्डर्स आएंगे और वो पूरा मेरा पेज भरा हुआ है उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से। यहाँ पर बेहतर फॉर्मेशन
या बेहतर विजुअलाइजेशन जो है उस पर्टिकुलर केपीआई की हमने किस तरीके से करनी है, वो हमें कंसिडर करना होगा कि कौन सी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है वो हम ग्राफिकल फॉर्म में कर सकते हैं और कौन सी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है वो हम इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल नंबर्स या इन टर्म्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल एलिमेंट जो है, अगर वो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उस तरीके से हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ पाई चार्ट जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि हम यहाँ पर लेट्स से कि अब यहाँ पर आपको बहुत सारी जो टेम्पलेट जो है वो नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ज़्यादातर जो टेम्पलेट्स में जो इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ, ठीक है। सो ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है, इसमें अब आपको नज़र आ रहा है कि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें इन टर्म्स ऑफ नंबर्स जो है वो नज़र आ रही है, लेकिन कहीं-कहीं पर हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी नज़र आ रही है कि इम्प्रेशंस जो हैं, फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर एरिया अगर हम देखें कि इम्प्रेशंस जो हैं वो क्या रहे हैं ओवर द पीरियड। सो वो अगर टेक्सचुअल फॉर्म में होता है तो वो ऑब्वियसली ओवरवेलमिंग होता है, लेकिन ये मुझे एक सिंप्लीफाइड वर्जन जो है वो उसका नज़र आ रहा है और उसकी बेसिस पे मुझे एक ट्रेंड भी नज़र आ रहा है। टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन में हम अ, अपनी ट्रेंड्स जो हैं वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि वो एक टेक्सचुअल रिपोर्ट है। अब ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले हर नेक्स्ट डे की इन्फॉर्मेशन को पहले वालों से कंपेयर करें। अब वो टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन में वो काम करना वो पॉसिबल नहीं रहता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कि हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर इस पे जाते हैं, तो मैं यहाँ से ये कोई ऐसा कीवर्ड मिल जाए जो मल्टीपल टाइम आ रहा हो। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है और ये मुझे इस फॉर्म में नज़र आ रही है, ठीक है। सो अब मुझे और लेट्स से कि ये हर दिन ये जो डाटा है वो अलग-अलग डेट्स का आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लेट्स से कि एक पर्टिकुलर कैंपेन जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर डे टू डे बेसिस पे मुझे एक डाटा जो है वो फॉर्म हो रहा है। अब मेरे लिए यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन गैदर करना या ये अंडरस्टैंड करना इमीडिएटली वो प्रॉब्लम हो जाता है कि इसका ट्रेंड क्या है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये 4 से 5 हुए, 5 से 3 हुए, ठीक है? अब ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, अब यहाँ पर ट्रेंड एस्टेब्लिश करने के लिए मेरे लिए ज़रूरी होगा कि हर इन्फॉर्मेशन को यानी हर डेट की इन्फॉर्मेशन को मैं पहले से कंपेयर कर सकूँ। लेकिन टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन में मेरे लिए ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट टास्क है कि मेरे इंप्रेशंस जो हैं, उनका ट्रेंड जो है वो क्या है, मेरे क्लिक्स का ट्रेंड क्या है, मेरे स्पेंडिंग का, मेरे ऑर्डर्स का ट्रेंड क्या है। सो इस पर्टिकुलर डाटा को अगर मैं इस फॉर्म में प्रेज़ेंट करना चाहूँ, तो ऑल्दो कि डाटा तो मैंने वही प्रेज़ेंट किया है और सही भी किया है, लेकिन उसकी प्रेज़ेंटेशन जो है दैट इज़ अ प्रॉब्लम और वो यूज़र के लिए फ्रेंडली नहीं है, उसके लिए वो अ ईज़ी टू अंडरस्टैंड नहीं है। सो वहाँ पर हमें ये चीज़ जो है वो कंसिडर करनी होगी कि विजुअलाइज़ेशन जो है उस पर्टिकुलर डाटा की, वो किस तरीके से हम उसको सिम्प्लीफाई कर सकते हैं और उसको अंडरस्टैंडेबल बना सकते हैं, ठीक है? और ये विजुअलाइज़ेशन जो है हम हर केपीआई के लिए कर रहे हैं कि जो-जो केपीआईज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर जितने भी केपीआईज़ लिस्ट किए हैं, उनमें से हम कौन-कौन से केपीआई जो हैं वो अपने डैशबोर्ड में यूज़ करना चाह रहे हैं और इनकी विजुअलाइज़ेशन जो है वो किस तरीके से हमने प्रेज़ेंट करना है इसको और किस तरीके से हमने अपने डैशबोर्ड में इसको इंक्लूड करना है। सो वो विजुअलाइज़ेशन जो है वो हमें डिटरमाइन करनी होगी।
ठीक है। आई मीन विजुअलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो वो या तो ग्राफिकल हो सकती है, या वो टेक्सचुअल हो सकती है, फाइनेंशियल बेस्ड हो सकती है, या वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस हो सकती है, ठीक है। सो वो चीज़ जो है वो हम वहाँ पर इंश्योर करेंगे कि हमने हर केपीआई को किस तरीके से प्रेजेंट करवाना है, ठीक है। वंस जब ये हमने विजुअलाइजेशन वाला पार्ट, अपना फिफ्थ पार्ट जो है वो विजुअलाइजेशन का कवर अप कर लिया। आई एम सॉरी, मैंने मिस्टेक पता नहीं कुछ है। विजुअलाइजेशन वाला पार्ट जब हमने कवर अप कर लिया और इंडिविजुअल केपीआईज की बेसिस पे कर लिया कि हर केपीआई जो है वो हमने कैसे उसको विजिबल करना है, कैसे प्रेजेंट करना है। अच्छा, अजान हो रही है, मुझे हम 2 मिनट थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ओके, सो जब हम इंडिविजुअल केपीआईज की विजुअलाइजेशन जो है वो डिटरमाइन कर लेंगे कि हमने कौन सा केपीआई जो किस तरीके से प्रेजेंट करना है। सो ये हमने इंडिविजुअल बेसिस पे किया है। सो फिफ्थ स्टेप में हमने उस पर्टिकुलर पूरे डैशबोर्ड का डिजाइन जो है वो लेआउट जो है वो डिटरमाइन करना है कि अब अ, ये इंडिविजुअल तो हो गए, इंडिविजुअल सेगमेंट जो है वो हो गए। अब कलेक्टिवली इनको किस तरीके से प्रेजेंट करना है वो इम्पोर्टेंट इस फॉर्म में आ जाता है कि अब कौन सा डाटा पहले आना चाहिए, कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो बाद में आनी चाहिए, कौन सी इंफॉर्मेशन किसके बाद आनी चाहिए, किससे पहले आनी चाहिए। ये बेसिकली एक पर्टिकुलर ओवरऑल डैशबोर्ड को बनाते हुए, यानी ओवरऑल लेआउट डिटरमाइन करते हुए हमने ये चीज़ जो है वो अश्योर करनी है कि कौन सा डाटा पॉइंट जो है वो किस डाटा पॉइंट के साथ, या किस केपीआई, कौन सा केपीआई जो है वो किस केपीआई से ज़्यादा कनेक्टेड या रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उस कंसिडरेबली लगता है। सो उनको एक साथ प्रेजेंट करना, यानी बैक टू बैक प्रेजेंट करना। सो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है और उनकी कनेक्टिविटी अंडरस्टैंड करना और उसकी बेसिस पे ओवरऑल एक डैशबोर्ड को लेआउट करना, वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर, ठीक है, अब इस तमाम प्रोसेस से गुजरते हुए यानी हमने ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया अपना, फिर ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने के बाद उस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड अपने केपीआई जो है वो लिस्ट डाउन किए, और उसमें से अपने केपीआई जो है वो शॉर्ट लिस्ट किए कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्रेजेंट कर रही है। केपीआईज के बाद उनकी डाटा सोर्सेज आइडेंटिफाई की और उनके डाटा को उनके रॉ डाटा को रीमॉडल किया जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ी। फोर्थ स्टेप में हमने उनकी विजुअलाइजेशन के ऊपर काम किया कि कौन सा डाटा जो है वो किस तरीके से विजुअलाइज करवाना है या किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना है। और फिफ्थ स्टेज में हमने उन तमाम केपीआईज को कलेक्टिवली एक डैशबोर्ड में पुट किया, इस अंदाज में या इस तरीके से उनको लेयर अप किया कि वो इंफॉर्मेशन जो है वो आपस में कनेक्टेड लगे, और जो हमारी ऑडियंस है
उसके लिए वो इजी टू अंडरस्टैंड हो, इजी टू एब्जॉर्ब हो, ठीक है। सो उसके लिए एक पर्टिकुलर डैशबोर्ड जो मैंने बिल्ड किया था, सो उसको हम एक नज़र देख लेते हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल, किसी को कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, या कोई चीज़ कमेंट करना चाह रहा, पूछना चाह रहा? नहीं, ये पूछ लें, ये डैशबोर्ड मैं दूंगा नहीं किसी को, ये मैं बता रहा हूँ। बाकी फाइल्स में शेयर कर दूंगा, ये डैशबोर्ड शेयर नहीं करूंगा। अनफाल भाई, अभी थोड़ा आप आगे अभी तो आपने बस वो इनिशियल एक्सप्लेन की है ना, तो उसमें अभी इतना कोई मसला नहीं आया। मेरा ख्याल है जो आगे जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे फर्दर कैसे चीज़ें बनेंगी, उसमें फिर आपसे क्वेश्चनिंग होगी। देखिए अभी इसमें तो आपने ये बताया ना कि डाटा आपने जो आप चाह रहे हैं कि मैं नंबर्स आपको में कौन बना सा के दिखाऊं दिखाना है। डैशबोर्ड? अच्छा, क्योंकि समझ गया, डैशबोर्ड यानी कि बनाने आप में जो है ना 2-3 हफ्ते लग जाते हैं फिर। ओके 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 ओके। सो बेसिकली आपने हमें ये बताया कि कौन सा डाटा आप नंबर्स में बता सकते हैं और कौन सा डाटा आप ग्राफिकल में दिखा सकते हैं। हाँ, और उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो किस तरीके से करनी है। हमने डाटा की रीमॉडल, असल जो चीज़ है ना इसमें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, दैट इज द कि उस डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। और उस डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना कैसे कर रहे हैं हम, हमने ऑडिट के टाइम पे यही टास्क जो है वो परफॉर्म किया है, ठीक है। हमारे पास वो ऑलरेडी एक रीमॉडल ऑडिट का डाटा पड़ा हुआ है। हमने सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस का डाटा रीमॉडल किया है। हमने डे पार्टिंग से रिलेटेड डाटा जो है वो रीमॉडल किया है। हमने सेल्स फोरकास्टिंग से रिलेटेड डाटा जो है वो रीमॉडल किया है, ठीक है। सो हमने रीमॉडलिंग पे तो हम पर्टिकुलरली काम करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। सो ठीक है। अब आपके पास डाटा अवेलेबल है, या आपने कोई डाटा जो है वो गैदर करके उसको रीमॉडल कर लिया है, ठीक है। सो रीमॉडल तो हम मल्टीपल टाइम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ बात आ जाती है उसकी कि उस पर्टिकुलर डाटा को प्रेजेंट किस तरीके से करना है, ठीक है। सो उसमें आ जाता है थोड़ा सा एक्सेल वाला रोल, कि एक्सेल में आपको ग्राफिकल चार्ट जो है वो बनाने आने चाहिए, ठीक है। फार्मूलाज जो है वो लगाने आने चाहिए। अब ऑब्वियसली मैं फार्मूलाज जो है वो ऑब्वियसली मैं नहीं सिखा सकता, ठीक है, तो बिल्कुल। फिर हम ऑफ ट्रैक हो जाएंगे। कि वो फार्मूला किस तरीके से लगाना है, आपने कौन सी वैल्यू जो है वो किस तरीके से यहाँ पे लेके आनी है, ठीक है। तो वो उसमें आप लोगों को अपनी एफर्ट जो है वो यहाँ पे इनपुट पुट इन करनी पड़ेगी, कि अगर अगर तो आप इस लेवल पे चीज़ों को लेकर जाना चाहते हैं कि आप पर्टिकुलरली आपके डैशबोर्ड जो है वो इस फॉर्म में डिज़ाइन हो, कि जहाँ पर अ, इस तरीके की रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग जो है वो आप अपनी क्लाइंटेल्स के लिए यूज़ कर रहे हो, या आप अपनी इंटरनल टीम्स के लिए यूज़ कर रहे हो। सो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें जो है वो खुद कुछ स्किल जो है वो अपने लेवल के ऊपर भी डेवलप करनी पड़ेंगी। उसमें एक्सेल से रिलेटेड स्किल्स हैं, उसमें पावर बीआई से रिलेटेड स्किल्स हैं। सो वो आपको डेवलप करनी पड़ेंगी। वो ऑब्वियसली मैं इस कोर्स में उस उन चीज़ों को कवर अप नहीं कर सकता। Okay. जी अनफाल भाई, जी इसको जी। हम क्या पीपीटी में भी प्रेजेंट कर सकते हैं? उसमें कोई ऐसा मसला तो नहीं है कि ये नहीं सारी नहीं, चीजें हम? आप बिल्कुल आप पीपीटी में कर सकते हैं, आप वर्ड फॉर्मेट पे कर सकते हैं। आप उसकी उसको पावर बीआई पे लेके जा सकते हैं, आप उसको एक्सेल बेस पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। जो मेन कोर है वो ये है कि आपका अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है रिपोर्टिंग का। देखिए, एक मैं चीज इसी से कनेक्टेड चीज एक बताता हूँ, कि जब आप एक सॉर्ट ऑफ क्लाइंट्स के लेवल के ऊपर आ जाते हैं ना, कि जब आप क्लाइंट से डीलिंग करते हो, तो एक क्लाइंट का जो मेन कंसर्न होता है, सम टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना, एक एक कंसर्न होता है कि जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, चाहे वो फ्रीलांसर हो या एजेंसी हो, वो हमें रिपोर्टिंग जो है, कम्युनिकेशन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत कम है कम्युनिकेशन की। और हमें नहीं पता चल रहा कि एक्चुअली अकाउंट के ऊपर क्या हो रहा है, क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या ग्रोथ हो रही है, आगे की फ्यूचर की स्ट्रैटेजीज जो है वो क्या है, पिछली परफॉर्मेंस जो है वो क्या रही है। सो वो कम्युनिकेशन का जो मसला है ना, वो ऑलमोस्ट कोई 70-80% क्लाइंटेल जो है ना, उनको कम्युनिकेशन का मसला रहता है। और इसी वजह से
क्लाइंट की और फ्रीलांसर या एजेंसीज के रिलेशनशिप में जो मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स आते हैं वो कम्युनिकेशन लेवल्स की वजह से आते हैं, ठीक है। सो डैशबोर्ड या चाहे वो डैशबोर्ड हो या वो चाहे वो किसी भी तरह की स्ट्रक्चर्ड रिपोर्टिंग हो, जो कि आपने उसका एक टाइम फ्रेम सेट किया हुआ है कि ये रिपोर्ट जो है मैंने वीकली बेसिस पे क्लाइंट के साथ शेयर करनी है, ये रिपोर्ट जो है मैंने फोर्टनाइटली बेसिस पे क्लाइंट के साथ शेयर करनी है, और ये रिपोर्ट जो है वो मैंने मंथली बेसिस पे क्लाइंट के साथ शेयर करनी है, ठीक है। या ये एक तो ये लेवल है कि आपने हर छोटे-छोटे टाइम इंटरवल्स के लिए अलग-अलग तरह की रिपोर्टिंग जो है वो डेवलप की हुई है। एक आप वीकली कर रहे हो, एक आप फोर्टनाइटली कर रहे हो, एक आप मंथली कर रहे हो। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं यार, आई मीन मेरा क्लाइंट जो है ना वो इससे बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाता है, या फिर उसकी एज़ सच नीड नहीं है, तो मैं मेरे क्लाइंट के लिए वो मंथली रिपोर्ट ही इनफ है, तो आप मंथली रिपोर्टिंग पे शिफ्ट हो जाएँ। कि मंथली रिपोर्टिंग में जो उसके पेन पॉइंट्स हैं, आपने उस तरीके का एक डैशबोर्ड या एक रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो है वो ड्राइव किया है, और वो आप रेगुलरली हर मंथ पे उस रिपोर्ट को उसके साथ शेयर करते हैं, और इवन फिर उसके ऊपर आप उसको प्रेजेंट भी करें उस रिपोर्ट को। यानी आप उसके साथ एक मीटिंग अलाइन करें कि मैंने ये रिपोर्ट डेवलप की है, लेट्स डिस्कस दिस, और हम इसमें अपनी जो प्रीवियस जो हमारी परफॉर्मेंस है उसको भी डिस्कस करेंगे, और आगे के फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन से एक तो 2 चीज़ें, यानी यहाँ पर क्लाइंट लेवल के ऊपर जो है ना वो 2 चीज़ें, एक पॉजिटिव चीज़ें जो है वो डेवलप होती हैं। एक तो वो ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है कि वंस जब आप उनको अपनी परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, और अपनी फ्यूचर से रिलेटेड जो है वो प्लान शेयर करते हो, सो वहाँ पर क्लाइंट का ट्रस्ट जो है वो डेवलप होता है कि जो लोग उसके अकाउंट के ऊपर काम कर रहे हैं वो डेडिकेटेड है, और अ, वो उसे ऑन बोर्ड रखते हुए, आई मीन वो अपना हार्ड वर्क जो है वो कर रहे हैं और चीज़ों को प्लान कर रहे हैं उसको बेहतर बनाने के लिए। सो उसका अकाउंट, यानी उसको एक फ़ील आने लग जाती है, एक गुड फ़ील आने लग जाती है कि हिज़ अकाउंट इज़ इन सेफ हैंड्स। दूसरा जो अ, यहाँ पर एक एलिमेंट आता है, वो जो ब्लाइंड साइड में चले जाते हैं ना, डार्क में चले जाते हैं क्लाइंट, कम्युनिकेट नहीं हो रही इन्फॉर्मेशन कि क्या हो रहा है अकाउंट पे। मैंने बहुत सारे, आई मीन इवन मेरी भी मेरे अंदर भी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैं क्लाइंट से ज़्यादा बात नहीं करता। मैं आई मीन मैं प्रेफ़र ही नहीं करता उन लोगों उनसे बात करना। तो वहाँ पर सम टाइम ऐसा हो जाता है कि मेरे 3-3 महीने कम्युनिकेशंस ही नहीं हो रही। सो उसकी वजह से सम टाइम प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते हैं, उनको पता नहीं चलता। मतलब जब तक वो चीज़ें सही जा रही होती हैं, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर वो थोड़ा-सा चीज़ें जो हैं वो शेकन अप होती हैं, सो वहाँ पर प्रॉब्लम ये होता है कि क्लाइंट जो है वो डार्क में है, उन्हें नहीं पता क्या हो रहा है, सो वो थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेशन वाला एलिमेंट जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है वो उसकी वजह से वहाँ पर बेहतर हो जाएँगी। सो उसकी प्रेज़ेंटेशन, मतलब ये मेक श्योर करना है कि हमने कोई चीज़ कम्युनिकेट करनी है। सो जो आपका सवाल था, मैं वापस उस पे आता हूँ, सॉरी थोड़ा मैं लंबा उस तरफ चला गया, कि चाहे आप उसको एक्सेल पे करें, चाहे वर्ड पे करें, चाहे किसी पावर बीआई पे करें, या कोई और बीआई टूल जो है वो आप यूज़ करें, चाहे वो आप पीडीएफ फॉर्म में करें, वर्ड पे करें, ठीक है? पावर पॉइंट पे करें। लेकिन उसकी कम्युनिकेशन का होना और उसमें वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होना, वो बस हमने इंश्योर करना है कि वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जो कि हमारी परफॉर्मेंस को प्रेज़ेंट कर रही हो, और जो हमारे फ्यूचर से रिलेटेड प्लान्स को प्रेज़ेंट कर रही हो, वो अगर उसमें इंक्लूडेड है और उसको आप कम्युनिकेट कर सकते हो, और आपका क्लाइंट जो है वो उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, तो दैट इज़ वेल एंड गुड, और वो गुड इनफ है। उसमें फिर आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो है वो एड अप करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सबा ज़ाहिद का सवाल है, नहीं सबा, ये पावर बीआई पे नहीं बना हुआ, ये एक्सेल पे बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा भी क्वेश्चन है। जी, जी, जी। सर, अगर हम किसी और सॉफ्टवेयर पे बनाते हैं तो हम ये ऑटोमेट नहीं कर सकते हैं डेटा, लाइक अभी एक्सेल पे है तो ये तो ऑलरेडी अपडेट हो रहा है, हुँ, हुँ। ऐसा ही है ना? तो किसी और सॉफ्टवेयर पे तो वो अपडेट नहीं हो सकता क्योंकि हम ऑलरेडी सब चीज़ें फाइल्स हमारी एक्सेल पे हैं, सारे जितना भी हमारा हुँ, काम है। हुँ, हुँ। देखिए उसमें एक जो सॉल्यूशन ये होता है कि हम पावर क्वेरीज़ जो है वो यूज़ करें।
जहाँ पर हमारे पास एक्सेल का डाटाबेस अवेलेबल है, सो हम वहाँ से पावर क्वेरीज यूज़ करके उसको, चाहे तो वो एक एक्सेल बेस्ड डैशबोर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं, इसी तरीके से हम उसको पावर बीआईज़ वगैरह से कनेक्ट कर सकते हैं कि वो एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने एक दफ़ा उसको डिफाइन कर दिया कि ये सोर्स है, यहाँ से उसने डाटा जो है वो गैदर करना है। सो वंस जब भी हम वो डाटा अपडेट करेंगे तो वो ऑटोमैटिकली डैशबोर्ड भी डाटा अपडेट कर ओके देगा। ओके, थैंक यू सर। सो इसमें आई मीन इसमें इसके अलावा गूगल स्टूडियो है या एनालिटिकल स्टूडियो, एक आई थिंक मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, उसको आप चेकआउट कर सकते हो अगर आप लोगों को शौक है, जिनको भी शौक है इस तरह की रिपोर्टिंग्स के ऊपर काम करने का, सो वो उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ पर एक्सेल के बजाय आप गूगल शीट्स के थ्रू अगर आप डाटा ले रहे हो, सो वहाँ पर हेल्प ये मिल जाती है कि गूगल शीट्स का डाटा जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल होता है। एक्सेल में प्रॉब्लम है कि अगर तो वो डाटा आपके कंप्यूटर हार्ड ड्राइव वगैरह में इन जगहों पे मौजूद है, सो वहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा ऑब्वियसली कि अ, उसको आप ऑनलाइन उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो नहीं कर पाओगे अनटिल अनलेस आपको वो सोर्स फाइल्स भी जो है वो ट्रांसफर करनी पड़ेंगी। गूगल में अगर वो डाटा ऑनलाइन पड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली वो उसकी बेसिस पे आप उसको ऑनलाइन भी किसी भी सिस्टम से जो है वो एक्सेस कर सकते हो। आप अपने मल्टीपल यूजर्स को उसका एक्सेस दे सकते हो। जी सर, एक्सेल में अभी जी, जी। सॉरी, वही अभी मैं हम लोग गूगल शीट्स पे काम कर रहे हैं, मैं भी, तो मुझे वहीं पे थोड़ी एक्सपर्टीज है, तो हमें एक्सेल पे मतलब काम करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हुँ, तो हुँ। वहाँ तो थोड़ा बेटर है, हाथ थोड़ा साफ है उस तरफ, तो गूगल शीट्स नहीं तो वगैरह पे। उसमें आप गूगल स्टूडियो को यूज़ कर सकते हो। आई मीन ओके आप सो आप क्या करोगे कि आपकी जो गूगल शीट्स हैं आप उनको कनेक्ट कर दोगे उस पर्टिकुलर डैशबोर्ड से, तो वो हमेशा आई मीन जब भी आप डाटा अपडेट करेंगे वो ऑटोमैटिकली वहाँ से कनेक्टेड हो जाएँगी जी जी और वो ऑनलाइन भी चलना स्टार्ट हो जाएँगी। मतलब उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसी पर्टिकुलर सिस्टम पे मौजूद हो, आप किसी और सिस्टम से भी एक्सेस करेंगे तो वो आपको वहाँ जी पे जी भी वो प्रेज़ेंट कर देगा उस डाटा को। जी, यस थैंक यू। जी अनफाल भाई, ये जो आपने एक्सेल पे जो बनाया है, ये किन ऑप्शंस के तहत बनाया है? ये तो वो जरा सा थोड़ा सा गाइड कर दें। अच्छा, इसमें देखिए मैं इसको थोड़ा-सा ब्रेकअप कर देता हूँ। देखिए, ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर वही जो नॉर्मल हम फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरीके से एक्सेल को यूज़ करते हैं ना, तो ये यहाँ पर टेक्स्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन ही मौजूद है, ठीक है? मैंने सिर्फ़ इसकी कलरिंग की है, मैंने शशके डाले हैं बस, इसमें और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है? सो अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये जो है यहाँ पर कीवर्ड्स डले हुए हैं, ठीक है? ये टेक्सचुअल फॉर्म में डले हुए हैं, यहाँ पे कोई फ़ॉर्मूला नहीं लगा हुआ। ये नंबर्स हैं, ये वीलुकअप का फ़ॉर्मूला बड़ा आई मीन बहुत बेसिक सा फ़ॉर्मूला है। मैंने इसको जो डाटा सोर्स बता दिया इसको कि ये कहाँ पर इसका कहाँ से ये डाटा गैदर करना है। अब ये क्योंकि ट्रैफ़िक से रिलेटेड डाटा है, तो मेरे पास ऑलरेडी ऑडिट के डाटाज़ जो हैं वो बने हुए हैं। तो मैंने उस पर्टिकुलर ऑडिट की टेम्पलेट से इसको कनेक्ट किया और यहाँ पे डाटा जो है वो इनपुट करा लिया, ठीक है? इसी तरीके से मैंने ट्रैकर्स बनाए हुए हैं, ठीक है? मैं ट्रैकर्स मेंटेन कर रहा हूँ, सो मैंने यहाँ पर कीवर्ड इंडेक्स का कितने कीवर्ड जो हैं वो इंडेक्स हो चुके हैं उनका काउंट यहाँ पे कॉल अप कर लिया। ये भी एक काउंटिफ वाला फ़ॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है। सर्च वॉल्यूम का फ़ॉर्मूला जो है वो यहाँ पर आई मीन सर्च वॉल्यूम के लिए मैंने काउंटिफ का फ़ॉर्मूला सो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम नहीं हुआ हुआ है, ठीक है। देखने वाले को लगेगा हाँ, कि ब बंदे ने बड़ी मेहनत की है अदरवाइज़ ये इसमें एज़ सच अगर तो सिर्फ़ जो चीज़ है कि वो मैंने यहाँ पे फ़ोकस किया है उस चीज़ को प्रेज़ेंटेबल बनाना एक अच्छे फॉर्म में उसको स्ट्रक्चर करना जो कि मैं अभी विजुअलाइज़ेशन और लेआउट के ऊपर जब बात कर रहा था कि जब जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर ये डैशबोर्ड स्टार्ट होता है, ठीक है? सो रेवेन्यूज़ की हमने बात कर ली, रेवेन्यूज़ के बाद हमने सेल्स की बात कर ली कि इन टर्म्स ऑफ टोटल ऑर्डर्स जो हैं वो क्या है, ठीक है? सो रेवेन्यू और सेल आपस में कनेक्टेड हैं। सेल्स की बात की तो सेल्स के फ़ौरन बाद इन्फॉर्मेशन क्या आ रही है कि भाई अच्छा इन टोटल सेल्स में से ऑर्गेनिक कितने हैं, पीपीसी कितने हैं, ठीक है? सो एक इन्फॉर्मेशन का फ्लो आप देखें कि वो कनेक्टेड है, ईज़ी टू अब्ज़ॉर्ब है, ईज़ी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है? रेवेन्यू आया, सेल्स में से ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आए, पीपीसी ऑर्डर आए और उसमें पीपीसी ऑर्डर का रेशियो आ गया। अच्छा, उसके जस्ट नीचे जहाँ पर हम रेवेन्यूज़ की बात कर रहे हैं, सो हमने यहाँ पर क्या डिफाइन कर दिया कि पूरे 12 मंथ्स की जो है वो सेल्स दिखा दी, कि 12 मंथ में क्या हमारी हिस्टोरिकल सेल्स रही हैं। सो हमें करंट डाटा भी अपडेट मिल गई और कि ये हमारी करंट पोजीशन है और हमें हिस्टोरिकली भी एक पोजीशनिंग नज़र आ रही है कि यार और उसकी बेसिस पे हम अपनी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बेसिस पे अपनी आज की परफॉर्मेंस को
जज कर सकेंगे, यानी जो भी इसका यूजर है वो इसको जज कर सकेगा, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे डेवलप हो गई है सेल्स। सो उसके लिए एक बड़ा आई मीन पॉजिटिव साइन होगा कि जितनी भी हमारी परफॉर्मेंस थी उससे हमने डेवलप कर लिया अपने रेवेन्यूज को या सेल्स को। सो उसको बेंचमार्किंग के लिए जो हमने जो चीजें कुछ चीजें बेंचमार्किंग के लिए डिस्कस आई मीन से डिस्कस की थी कि कोई भी इंफॉर्मेशन, मतलब ये रेवेन्यू जो है, अगर मैं आप सिंप्लीफाइड आपको ये बताता हूँ कि हमने 47,000 का रेवेन्यू जो है वो टच किया है, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन अच्छी है या बुरी है, ठीक है, ये नंबर जो है वो अच्छा है या बुरा है, ये जब तक आपके पास इसकी कोई कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन नहीं होगी, आप इसको जज ही नहीं कर सकते। हो सकता है ये अच्छा हो सकता है ये बहुत बुरा हो, ठीक है। वो तो जब मैं एक कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा तभी आप बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको बताता हूँ कि पिछले महीने हमारा रेवेन्यू जो है वो 1 लाख का था और इस महीने रेवेन्यू जो है वो 47,000 हो गया, तो ये इंफॉर्मेशन, ये रेवेन्यू जो है वो बुरा रेवेन्यू हो गया। इसी तरीके से मैं बताता हूँ कि हमारा पिछले महीने का रेवेन्यू जो था वो 20,000 था और हमने इस महीने जो है वो 47,000 टच कर लिया। सो अब यही इंफॉर्मेशन जो है वो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन बन गई। सो कंपैरेटिव्स प्रोवाइड करना, उससे हमारी आज की इंफॉर्मेशन या आज की पोजीशनिंग जो है वो उसको जज करने में हम अपनी ऑडियंस को, अपनी क्लाइंट को हेल्प करवा रहे हैं कि वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। इसी तरीके से पीपीसी का चार्ट है, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया है कि वही ऑडिट से रिलेटेड डाटा जो है उसको हमने गैदर किया और यहाँ पर हमने इसको पर्टिकुलरली एक ग्राफ यूज किया, ठीक है। ग्राफ में हमने डाटा सेलेक्ट किया, अच्छा ठीक है। अब डाटा सेलेक्ट कहाँ से किया है, अगर हम वर्कशीट पे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि जो मैं बात कर रहा था कि हमें डाटा को रीमॉडल करना। ओके सो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि इस पर्टिकुलर डाटा को किस तरीके से, यानी हमने एक कलेक्टिवली डाटा लिया है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सॉर्ट ऑफ जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं वहाँ पर ये इंफॉर्मेशन, एकॉस की इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास अवेलेबल होती है अगर हम अपने ऑडिट टेम्पलेट्स में चले जाते हैं, ठीक है। सो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है डे टू डे बेसिस पे कि क्या एकॉस जो है वो रहे हैं, ठीक है। इसकी बेसिस पे इस इंफॉर्मेशन को हम डे टू डे बेसिस पे क्या शिफ्ट, किस चीज़ पे ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, हम पिवट टेबल के थ्रू डेट की बेसिस पे कलेक्टिवली अपनी एकॉस की इंफॉर्मेशन जो है वो ड्राइव कर सकते हैं, राइट। इतना तो आई बिलीव आप लोगों को अंदाजा होगा कि हम पिवट टेबल के थ्रू डेट्स का एक सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन कर सकते हैं इसकी बेसिस पे, और यही यहाँ पर एग्जैक्टली हो रहा है, ठीक है। अब उस डेट को बेसिस पे हमने एकॉस भी ले लिया, हमने सीपीसी भी ले लिया, हमने सीपीए भी ले लिया, हमने कन्वर्जन रेट भी ले लिया, और उस पर्टिकुलर डाटा सेट को हमने ये सॉर्ट ऑफ डाटा रीमॉडलिंग कर ली और उसकी बेसिस पे हमने एक डैशबोर्ड जो है वो ड्राइव कर लिया, और उस और डैशबोर्ड कह रहा हूँ वो एक चार्ट जो है वो ड्राइव कर लिया। फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पर हम इंसर्ट चार्ट पे जाते हैं, ठीक है, तो इंसर्ट चार्ट की बेसिस पे मैं यहाँ पर एक चार्ट अडॉप्ट करता हूँ। मुझे नहीं, ये चार्ट नहीं चाहिए, मुझे ट्रेंड लाइंस वाला चार्ट चाहिए। ओके, इसकी विजुअलाइजेशन आप यहाँ पे डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं, हमने उसकी बेसिस पे कुछ चीज़ें जो है वो सिलेक्ट कर ली, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर फिल्टर्स यूज़ करके हम उसको चेंज कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पर सिर्फ एकॉस की इंफॉर्मेशन चाहिए, मैंने वो सिर्फ एप्लीकेबल कर दी, ठीक है। सो मेरे पास एकॉस की इंफॉर्मेशन आ गई और डेट्स की बेसिस पे आ गई, ठीक है। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर कि मुझे एकॉस की इन टर्म्स ऑफ नंबर भी इंफॉर्मेशन जो आ रही हो, तो मैंने डाटा लेबल जो है वो ऐड करवा लिए, ठीक है। डाटा लेबल जो है वो यहाँ पे साइडों पे आ रहे हैं, मैंने इसको हमने सेलेक्ट किया, इसको हम फॉर्मेट डाटा सीरीज में गए, ठीक है। इसकी पोजीशनिंग जो है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, इसको हमने अबव कर दिया, ठीक है, या लेट्स से सेंटर अगर करते, नहीं अबव ही सही है,
ठीक है। सो अब ये मेरा एक सॉर्ट ऑफ चार्ट जो है वो यहाँ पे स्टैब्लिश हो गया है। ठीक है, अब इसको मैं अगर चाहूँ तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ। मैंने सीपीसी का कर दिया, ठीक है, मैंने सीपीए का कर दिया, एक चार्ट मैंने अपने डैशबोर्ड में प्लेस कर दिया, जिसकी बेसिस पे मैं 4 केपीआई जो है वो वहाँ पर ड्राइव कर सकता हूँ। ठीक है, सो ये चीज़ें जो है वो हम इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर कोई सॉर्ट ऑफ आई मीन बहुत ज़्यादा मुश्किल डाटा जो है वो यहाँ पे नहीं है। एक चीज़ जो मैं हमेशा फोकस करता हूँ उसके ऊपर, वो होती है प्रेजेंटेशन स्टाइल। और प्रेजेंटेशन स्टाइल में मैं मेरी कोशिश ये होती है कि वो जो लुक आ रहा हो ना उस पर्टिकुलर कोई भी रिपोर्ट का, वो एक प्रोफेशनल लुक हो, क्लीन लुक हो। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप सिंपली जाएं गूगल पे। ठीक है, और मैंने जैसे यहाँ पर डैशबोर्ड जो है वो एक एक बड़ी नॉर्मल सी टर्म लिख के मैंने यहाँ पे सर्च किया है। ठीक है, अब मेरे पास मुख्तलिफ लेआउट्स नज़र आ रहे हैं मुझे। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरे पूरे लेआउट जो है वो कॉपी करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इस चार्ट में जाते हो, आपको ये वाला चार्ट जो है वो अच्छा लग रहा है, ठीक है, या ये वाला एलिमेंट जो है वो अच्छा लग रहा है। सो मैं इसको कहाँ यूज़ कर सकता हूँ कि मैं अपना लेट्स से मैं 30 डेज का एक्कॉस सीपीसी कन्वर्जन रेट जो है वो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस फॉर्म में जो है वो अपने डैशबोर्ड में एडअप कर लूँ। ठीक है, तो मैंने ये पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो यहाँ से पिक कर लिया। मैं इस डैशबोर्ड में गया, मुझे लाट से कि मुझे ये वाला एलिमेंट जो है वो अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैं इसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ कि भाई मेरी फॉर एग्जांपल कि मेरी कैंपेन टाइप के लिहाज से सेगमेंटेशन जो है वो क्या है, मेरा कितना शेयर जो है वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, स्पॉन्सर्ड ब्रांड की तरफ जा रहा है और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले की तरफ जा रहा है। मैं इस पाई चार्ट के थ्रू या इस डोनट के थ्रू मैं अपना ये वाला सेगमेंट जो है वो अपने डैशबोर्ड में इंक्लूड कर सकता हूँ। सो यहाँ पर जो जो एलिमेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं वो हम सॉर्ट ऑफ यहाँ से पिक कर सकते हैं, और उसके बाद एक ओवरऑल कोई थीम सेलेक्ट कर लें, कोई कलर थीम सेलेक्ट कर लें कि भाई उसको ओवरऑल कलर थीम जो है वो क्या होनी चाहिए। मैं ज़्यादा हमेशा कोशिश करता हूँ वाइट के अराउंड प्ले करने की, वाइट एंड ब्लू जो प्रोफेशनल लुक देते हैं कलर, आई मीन सॉर्ट ऑफ एक पर्टिकुलर डैशबोर्ड को क्लीन लुक देते हैं। सो उसमें फिर आप कलर कॉम्बिनेशन जो है वो वहाँ से पिक कर सकते हो, जो आपको अच्छे लग रहे हैं उसके लिहाज से जो है वो आप अपना डैशबोर्ड जो है उसको ओवरऑल लेआउट कर लें। ठीक है, किसी और का कोई सवाल इससे रिलेटेड? नहीं इनफाल भी फिलहाल तो नहीं है। अच्छा, मैं रिपीट कर दूं कि डैशबोर्ड, देखिए मैंने आपको डैशबोर्ड उसकी फंडामेंटल्स जो हैं वो डेफिनेटली कन्वे कर दी हैं। डाटा मॉडलिंग जो है वो हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो फिर अब आपकी अपनी इंटरनली एक जी, ओके। सो अब यहाँ पर जो स्किल रिलेटेड टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और जो एक्सेल से रिलेटेड है, तो वो फिर आपको खुद अपने लेवल के ऊपर चीज़ों को थोड़ा सा इनपुट करना होगा, और वहाँ पर खुद अपनी एफर्ट जो है वो वहाँ पे पुट इन करनी होगी। इसी वजह से मैंने ये कहा था कि मैं ये डैशबोर्ड इस वजह से भी शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों के लिए ये डैशबोर्ड जो है वो मैं शेयर तो कर दूंगा, लेकिन वो ऐसे ही ऐसा रखा पड़ा रह जाएगा। ठीक है, आई मीन कोई उसको यूज नहीं करेगा अनटिल अनलेस कि आप में वो पर्टिकुलर आई मीन उस लेवल पे, उस आई मीन इस तरह की रिपोर्टिंग करने का वो एलिमेंट जो है ना वो आपके अंदर नहीं है, वो इंस्टिंक्ट नहीं है कि आप इतनी डिटेल में चीज़ों को प्रेजेंट करना चाह रहे हो। ये आई मीन ये ज़्यादातर फाइन लाइनर्स की तरफ जाता है कि जो डाटा से
प्ले करना उनको मज़ा आता है, उसके अराउंड उसकी प्रेजेंटेशन बनाने में उनको मज़ा आता है, वो इंजॉय करते हैं चीज़ों को, वो ही इस तरीके की चीज़ों को ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं। सो यहाँ पर जिसको शौक होगा वो आई बिलीव कि वो अपना डैशबोर्ड जो है वो खुद ही डेवलप कर लेगा। ठीक है अनफाल भाई, हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन इन द मीन टाइम अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसमें फिर आप थोड़ा सा हमें हाँ, गाइड कर आई मीन दीजिएगा। आप लोग अपने अपना डैशबोर्ड डेवलप करें, वहाँ पे जिसको भी जहाँ पर भी हेल्प चाहिए वो डेफिनेटली एनी टाइम मुझसे डिस्कस कर सकता है। और अनफाल भी एक और बात, क्या आप किसी ऐसे यूट्यूब चैनल का पता जहाँ पे हम ये एक्सेल का कुछ सीख सकें, जो आपको पता हो? वैसे वैसे तो बहुत सारे मिल जाएंगे यूट्यूब पे, अगर सर्च सर्च करें तो। आप किसी को स्पेसिफिकली अगर रिकमेंड करेंगे किसी के चैनल को यूट्यूब के? नहीं, मैं एक्सेल का तो मुझे चैनल नहीं पता। मुझे तो खैर पीपीसी की भी बहुत कम चैनल पता है। द प्रॉब्लम इज कि हाँ, मैं ये करता तो मैं किसी स्पेसिफिक चैनल को फॉलो नहीं करता। मुझे अगर कोई लाट से किसी फॉर्मूला में प्रॉब्लम आ रही है या मुझे कोई नया फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा, तो वो मैं स्पेसिफिकली मैं गूगल करता हूँ और उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस जो टॉप रिजल्ट्स में 4-5 सॉल्यूशंस आते हैं उनको पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ उनको, तो उससे ही मुझे वो मेरे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। मैंने कोई प्रॉपर कोर्स वगैरह नहीं किया कभी एक्सेल से रिलेटेड, वो आहिस्ता-आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप ही चीज़ों को सीखा है और गूगल से ही सीखा है। ओके। अच्छा, तूबा का सवाल था फ्रॉम वेयर डिड वी गेट मार्केट साइज़ एंड नंबर? ये अगर आप प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी वाले सेक्शन को अगर आप रिकॉल करें, सो वहाँ पर हमने मार्केट साइज़ जो है वो कैलकुलेट किया था, जिसकी बेसिस पे जो मैंने कन्वर्जन रेट का एक फ़ॉर्मूला, नया फ़ॉर्मूला जो शेयर किया था, सेकंड मेथड जो शेयर किया था, तो उसमें भी मार्केट साइज़ जो है वो हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो वो नंबर मैंने वहीं से पिकअप किया है। अच्छा, सब एक्सेल यूनिवर्सिटी माइक्रोसॉफ्ट वालों का अपना है, वहाँ से एक्सेल यूनिवर्सिटी सब बता रही हैं कि वो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। जी, बिल्कुल, फाइनेंशियल साइड में हमने क्या किया है कि यहाँ पर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो आई मीन मैंने बहुत इसको सिम्प्लीफाइड रखा है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज या टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे मैंने पुट इन नहीं किए। सो यहाँ पर जो एक बेसिक पीएनएल होता है हमारा कि नंबर ऑफ यूनिट्स हमने फोरकास्ट कहाँ से आ रही है, सेल फोरकास्ट हमने डेवलप की हुई है। हमने जो मैं हम एक हमारा जो टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन वगैरह जो हमने उन टॉपिक को कंसिडर करना था, तो वो ये पूरा सेगमेंट जो है वो उसी के ऊपर बेस करता है कि जहाँ पर हम अपनी फोरकास्ट को एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? और उसकी बेसिस पे हमने अपने यूनिट्स लिए, रेवेन्यूज़ आ गए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑब्वियसली हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होती हैं कि पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, अमेज़न फीसेस क्या है, स्टोरेज कितना लगा है, अमेज़न सब्सक्रिप्शन कितनी है, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारे पास। उसके बाद हमारा पीपीसी का स्पेंड कितना हुआ, सैलरीज़ में कोई अमाउंट क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वही है जो कि हम सेल फोरकास्ट में मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है? तो ये एक फोरकास्ट की बेसिस पे हमने वो नंबर जो है वो यहाँ पर भी शोकेस करा दिए। अच्छा, उसके अगेंस्ट हमने जो वैल्यूज़ इनपुट की हैं यहाँ पर वो एक्चुअल इनपुट की हैं, कि एक्चुअली रिज़ल्ट जो है इन्हीं डाटा पॉइंट्स के अराउंड जो है वो एक्चुअल रिज़ल्ट जो थे वो क्या थे। यानी एक्चुअली कितने यूनिट सेल हुए, तो वो उसमें हमें नज़र आ रहा है वो 657 थे। रेवेन्यू जो है वो 8200 था, एंड सो ऑन। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने एक चीज़ जो है वो एनालाइज़ आई मीन वेरिएंस जो है वो कंप्यूट किया हुआ है, ठीक है? सो इसमें जो हमारा एक टॉपिक था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, सो मैं उसको भी बल्कि एक और अभी के यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, आई मीन मुझे ये नाम स्पेसिफिकली टॉपिक याद नहीं आ रहा था। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस और वेरिएंस एनालिसिस जो है उसको मैं इसी एरिया के अराउंड जो है वो कवर अप कर देता हूँ। इसमें आई थिंक कि मैंने आप लोगों को एक और केस स्टडी भी शो की थी जहाँ पर हम उस पर्टिकुलर नहीं यार,
यस। सो एक तो ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है वेरिएंस की यहाँ पर भी आ रही है, जहाँ पर हम अपना प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरा, जो हमारा एग्जैक्टली सेल फोरकास्टिंग वाला फॉर्मेट है, ठीक है, सो उसी की हम कॉपी डेवलप करके, यानी इसी पर्टिकुलर डाटा सेट की हम एक कॉपी स्टैब्लिश करें, ठीक है, और यहाँ पर हमने हर मंथ के बाद उसके एक्चुअल रिजल्ट जो हैं वो इनपुट करना स्टार्ट कर दिए और उनके ऊपर यही वेरिएंस एनालिसिस जो है वो परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब वेरिएंस एनालिसिस में हो क्या रहा है और इसको किस तरीके से सॉर्ट ऑफ इसकी इंटरप्रिटेशन जो है ना वो किस तरीके से की जा सकती है। सबसे पहले अगर हम एक जनरलाइज फॉर्म में देखें तो नॉर्मली जो हमारा कंपैरिजन होता है एक क्लाइंट के या एक बेसिक मेंबर के एक बिगिनर लेवल मेंबर के पर्सपेक्टिव से, वो होता है कि यार पिछले महीने हमने $2000 का प्रॉफिट किया था, इस मंथ जो है वो हमारा $1500 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब वो प्रॉफिट की बेसिस पे हम ये तो जज कर रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो खराब हुई है, ठीक है, या हमारे रिजल्ट जो हैं वो अनफेवरेबल पोजीशन पे जो है वो गए हैं। उसके रीजंस इवैल्यूएट करना या वो किस पर्टिकुलर रीजन की वजह से वो रिजल्ट जो हैं वो हमें फेस करने पड़ रहे हैं और क्या उसके ऊपर हमारा कंट्रोल भी था या नहीं था। सो अगर हम इस पर्टिकुलर केस को लें कि यहाँ पर हमने फोकस किया था कि हमने 619 यानी 619 यूनिट जो है वो सेल करने हैं, लेकिन उसके कंपैरेटिवली अगर हम सेल्स देखते हैं तो हमें 6% का फेवरेबल रिजल्ट मिला, यानी 6% सेल जो है फोरकास्टेड से हमने ज्यादा किया, ठीक है। लेकिन अगर हम रेवेन्यू देखते हैं तो हमने रेवेन्यू में सिर्फ 2% का इंक्रीज किया। दैट मीन्स कि जो फोरकास्टेड हमारी प्राइस थी हमने उस प्राइस पे सेल नहीं किया है, ठीक है, हमने उससे कम प्राइस पे सेल किया है, जिसकी वजह से हमारा रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज तो हुआ है लेकिन 6% से नहीं हुआ, वो सिर्फ 2% से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। सीओजीएस पे आ जाते हैं तो वो 6% ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली क्योंकि यूनिट ज़्यादा बिके हैं तो वो 6% ज़्यादा होना उनका लॉजिकल भी है। अमेजोन फीसेस 6% ज़्यादा है, लॉजिकल है। अच्छा, स्टोरेज में हमें स्टोरेज जो है वो इतना नहीं लगा, 20% फेवरेबल आ गई सिचुएशन। अमेजोन फीसेस जो है वो यहाँ पर एक इक्वलेंट है, जो वही जो हमने फोकस किया था वही एक्चुअल रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो ग्रॉस प्रॉफिट की हद तक जो है वो हम 3% फेवरेबल सिचुएशन में मौजूद है। जो एक्चुअल प्रॉब्लम आई है वो कहाँ पर आई है कि यहाँ पर अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेवल पे जाते हैं तो वो वहाँ पे हमें नजर आता है कि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट फोरकास्टेड जो था वो 2700 था और जो एक्चुअली लॉस हुआ है हमें, वो आई मीन जो फोरकास्टेड लॉस था वो 2700 था, जो एक्चुअल लॉस हुआ है दैट इज 3000। ऑल्दो कंसिडरिंग कि हमारे यूनिट ज़्यादा सेल हुए हैं, ठीक है, सो हमने यहाँ पर यस, यहाँ पर सिचुएशन जो है वो फेवरेबल नहीं है। माइनस 3% है क्योंकि 3400 और 3300 यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कम है, ठीक है। सो ऑल्दो कि हमने 6% यूनिट ज़्यादा सेल किए हैं, फिर भी स्टिल हमारे प्रॉफिट जो है वो कम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेवल के ऊपर, और वो इस वजह से है कि हमने प्राइस पॉइंट जो है वो सही सेलेक्ट नहीं किया था। फोरकास्टिंग के टाइम पे हमारा एक्चुअल जो प्राइस पॉइंट था वो कंपैरेटिवली जो है वो कम था, ठीक है। दूसरा, अगर हम ऑपरेटिंग लेवल के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर हमारा पीपीसी एक्सपेंस जो है वो 5% से इंक्रीज किया है, सो वो अगेन एक अनफेवरेबल सिचुएशन में उसने रिजल्ट किया है। सो यहाँ पर हमारा पीपीसी एक्सपेंस जो है वो ऑलमोस्ट कोई $300 से इंक्रीज कर रहा है, प्लस सैलरीज में हमें $50 की ज़्यादा कॉस्ट आई है। रिटर्न्स जो हैं वो कंपैरेटिवली हमारे कम थे, तो हमारे यहाँ पे 35% फेवरेबल सिचुएशन डेवलप हुई है, ठीक है। सो जो सैलरीज वाला एलिमेंट था वो कवर अप हो गया किसी हद तक यहाँ पर, लेकिन ओवरऑल फिर भी हमें कोई $200-250 के अराउंड जो है वो
ज़्यादा लॉस बेयर करना पड़ा है, उसका एक मेजर रीज़न जो है वो हमारी लोअर प्राइस पे सेलिंग है, और दूसरा मेजर रीज़न जो है वो इंक्रीज इन पीपीसी स्पेंड है, ठीक है। सो इस दोनों एलिमेंट्स को कवर अप करते हुए, ठीक है, जब हम इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, सो अब हम जब नेक्स्ट फोरकास्ट बिल्ड अप करेंगे, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं नेक्स्ट मंथ की फोरकास्ट यहाँ पर रिवाइज करता हूँ, तो मेरे लिए ये चीज़ कंसिडरेबल होगी, या मुझे इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए कि जो सेल प्राइस मैंने एक्चुअली सेट की थी, उसी सेल प्राइस को मैं कंटिन्यू करूँगा, या फिर मैं उसको इंक्रीज़ कर दूँगा एज़ पर जो मेरी पिछली जो फ़ोरकास्ट थी, मैं उसी लिहाज़ से अपनी प्राइस को जो है वो इंक्रीज़ कर दूँगा, ठीक है। सो जो भी हमारा डिसीज़न होगा, चाहे वो हम एक्चुअल प्राइस पे उसको कंटिन्यू करना चाह रहे हो, या चाहे वो हम अपनी फ़ोरकास्टेड प्राइस पर ही कंटिन्यू करना चाह रहे हो, हम अपनी जो फ्यूचर की प्रोजेक्शंस हैं, उनको अल्टर करेंगे उस प्राइस के अकॉर्डिंगली। इसी तरीके से हमें नज़र आता है कि हमारे पीपीसी के एक्सपेंसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं, सो उसका इम्पैक्ट भी हमें न्यू फोरकास्ट की तरफ लेके जाना पड़ेगा कि उसको हम अपडेट करें वहाँ पर, फोरकास्ट जो है वो सॉर्ट ऑफ एस्टैब्लिश करें और बेहतर करें उसको, ताकि जो नेक्स्ट फोरकास्ट होंगी, जिस तरीके से हम इसको चेंज करते जाएँगे, यानी अपने वेरिएंसेस को फिक्स करते जाएँगे, सो वहाँ उसका रिजल्टिंग इम्पैक्ट क्या होगा कि फ्यूचर में जब हम आहिस्ता-आहिस्ता फोरकास्टिंग यानी ऐसे मूव ऑन करते जाएँगे और अपनी फोरकास्टिंग के अगेंस्ट अपने एक्चुअल रिजल्ट जो हैं वो कंपेयर करते जाएँगे, तो ये जो वेरिएंसेस हैं, ये बहुत मिनिमम लेवल पे आ जाएँगे आपके, यानी आपका ओवरऑल जो डिफरेंस रहेगा, वो मे बी शायद 5 से 10% रह जाए, ठीक है? बहुत-बहुत 12-13% पे चला जाए वो। सो इस सिचुएशन में जब आपकी फोरकास्टिंग जो है वो उसमें सिर्फ 5 से 10% का वेरिएंस होता है, या इस सिचुएशन में आप आ जाते हो, तो दैट मीन्स कि अब तो आप आई मीन आपका डाटा जो है, या आपकी फोरकास्टिंग या आपकी प्लानिंग जो है वो बड़ी एक्यूरेट हो गई है ना, ठीक है? 90% तक एक्यूरेसी है लास्ट से उसमें, 90-95% तक एक्यूरेसी है उस डाटा में, और उसी से कंसिस्टेंट डाटा एक्चुअली आपको मिलता है। तो अब तो उसकी बेसिस पे यानी आपकी रिलायंस उसके ऊपर बढ़ गई है। अब आप जो फ्यूचर में से रिलेटेड डिसीजन है, वो आपको एक्चुअल रिजल्ट का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी फोरकास्ट की बेसिस पे ही आई मीन अपने प्लान जो है वो मॉडिफाई कर सकते हो। आप अपने रिप्लेनिशमेंट प्लान्स कर सकते हो, आप अपनी न्यू लॉन्चेस जो है वो प्लान कर सकते हो, आप अपनी फंड्स की कहीं पर जो विथड्रॉल है और उसको कहीं और जगह पे इन्वेस्ट करने का वो प्लान कर सकते हो। सो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है जो आपको फोरकास्ट के थ्रू मिल गई है, वो उसको हम मैच्योर करते रहे थ्रू वेरिएंस एनालिसिस, और अब उस वेरिएंस एनालिसिस की बेसिस पे हम अपनी फोरकास्ट को मॉडिफाई करते रहे, अपडेट करते रहे, और उसको हमने इतना मैच्योर कर दिया कि अब वो 90-95% तक एक्यूरेसी जो है वो अचीव कर गई है, और अब वो फोरकास्ट हमारे लिए एक ऐसा टूल बन चुका है कि जिसकी बेसिस पे हम फ्यूचर से रिलेटेड जो है वो डिसीजन ले सकते हैं। सो वहाँ पर हमें एक एडवांटेज मिल जाता है कि हम अपने एक्चुअल टाइम से 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ जो है वो अहेड काम कर रहे हैं, और अहेड हम प्लानिंग कर रहे हैं, और हमें एक बफर मिला हुआ है 6 महीने का, 12 महीने का। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल था रूबा का, सर हम टूल भी यूज़ कर सकते हैं लाइक सेलर बोर्ड और एशवाई जनरेटिंग दिस डैशबोर्ड इज़ बेटर। देखिए सेलर बोर्ड वगैरह और हीलियम का टूल वगैरह यूज़ आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली एक तो वो कस्टमाइज़ नहीं होते। सो अगर तो उनसे आपकी नीड फुलफिल हो जाती है, डेफिनेटली आप उसको यूज़ करते रहें। आपके तमाम केपीआईज़ जो हैं और इन्फॉर्मेशन जो है, जो कि आप एक क्लाइंट के साथ शेयर करना चाहते हो, वो इन्फॉर्मेशन आपको वहीं से मिल जाती है, वेल एंड गुड, आप उनके साथ जाते रहें। ये डैशबोर्ड तो उस वक़्त हम डेवलप करते हैं, एक कस्टमाइज़्ड रिपोर्ट जो है वो उस वक़्त हम डेवलप करते हैं, जहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन अ, हमारे लिए ज़रूरी है अपने क्लाइंट को वो इन्फॉर्मेशन देना, और उसको वो अपनी प्रोग्रेस जो है वो प्रोवाइड करना, और वो केपीआईज़, वो डाटा पॉइंट जो है वो मुझे किसी टूल से नहीं मिल रहे, तो फिर मेरे पास सॉल्यूशन सिर्फ यही रह जाता है कि मैं वो टूल जो है वो खुद डेवलप करूँ, और इन द फॉर्म ऑफ डैशबोर्ड या इन द फॉर्म ऑफ एनी अदर सॉर्ट ऑफ रिपोर्टिंग।
ठीक है, किसी और का कोई सवाल इससे रिलेटेड? ओके, सो अच्छा, यहाँ पर अब हम थोड़ा सा, आई मीन आई होप कि इसमें चीज़ें जो है वो आप लोगों को क्लियर हुई होंगी, हेल्प भी मिली होगी। अब इससे मूविंग फॉरवर्ड जो है वो आप लोग अपने डैशबोर्ड्स के ऊपर काम करें और वहाँ पर या किसी भी रिपोर्टिंग फॉर्मेट पे काम करें, और वहाँ पर किसी को किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत है वो मेरे साथ आके डिस्कस कर सकता है इन पर्सन, इन प्राइवेट या ग्रुप पर, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे।